ठीक है, अब जो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है, करंट तो हो गया, ठीक है। करंट के बाद अब दूसरा टॉपिक क्या आता है, पोटेंशियल। ठीक है, व्हाट इज पोटेंशियल, यानी अब हम लोग को जो डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब आप ये देखिए कि व्हाट कॉजेज द करंट टू फ्लो, करंट फ्लो करता क्यों है, बात समझ में आई। तो बात समझ में आई है कि करंट क्यों फ्लो कर रहा था, व्हाट कॉजेज करंट टू फ्लो, है ना। तो जो चीज करंट को फ्लो होने के लिए मजबूर करती है वो कौन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ गई, यानी बिना पोटेंशियल के करंट फ्लो नहीं हो सकता। पोटेंशियल क्या मतलब, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आपको लगे कि करंट फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जानते हैं ना आप लोग क्या होते हैं, है ना। कंडक्टर में जो करंट का फ्लो है वो किसकी वजह से है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मैंने चर्चा नहीं की लेकिन अभी आपको समझाऊंगा ही, अभी इसी में डेफिनेशन में बात समझाऊंगा, ठीक है। कि कंडक्टर में करंट जो फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्टर में हमेशा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब समझते ही होंगे ना। जैसे कि आप जानते हो कंडक्टर किन्हें कहते हो, केमिस्ट्री में कंडक्टर किसके लिए आपने पढ़ा है, कंडक्टर उसी के लिए पढ़ा है ना जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3 या उससे कम हो, जो इलेक्ट्रॉन दे सके, है ना। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन हो वो 1, 2 या 3 हो, है ना। क्योंकि 5, 6 या 7 होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा तो नहीं। 1, 2, 3 होगा तो दे सकता है। 4 वाला जो है वो बीच में है तो उसको इसीलिए नाम क्या देते हैं, सेमी कंडक्टर, है ना। उसके बाद वालों को क्या नाम देते हैं हम लोग, नॉन मेटल्स। और इधर वालों को क्या नाम देते हैं, मेटल्स। समझ में आया, मेटल ही तो कहते हो 1, 2, 3 वालों को ग्रुप में। तो 1, 2, 3 क्यों, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। तो जब क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कि आपने कोई एटम लिया, यार यहाँ पे ये चीज बताने की है नहीं, चलिए भी बताऊंगा आगे, ठीक है। तो कंडक्टर जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके पास हमेशा होते हैं, यानी उनके इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल से बाहर निकल के टहले होते हैं रूम टेम्परेचर पे। समझ में आया। तो जैसे अभी तुम यहाँ पे टेबल है तुम्हारी, है ना, चेयर है, इसमें नीचे देखो आयरन लगा हुआ है ना। तो क्या इस आयरन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है कि नहीं है, बिल्कुल मौजूद है ना। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता तो तुम इसको छुओ, तुम्हें करंट मार देना चाहिए था, लेकिन करंट मार रहा है क्या, नहीं मार रहा है, नहीं मार रहा ना। लेकिन अभी इसी चेयर को कनेक्ट कर दूं वायर लगाकर 2 तारों से, टच कर दूं और फिर तुमसे कहूं तुम टच करो, तो क्या होगा, बिना म्यूजिक के डांस हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि तब इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसका मतलब करंट के फ्लो करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कोई अलग चीज तो है नहीं, पोटेंशियल से ही रिलेटेड चीज है। तो यानी पोटेंशियल का डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जैसे एक और चीज समझ लो कि तुम फ्लो करा रहे हो, फ्लो करने का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी का लॉस ना हो, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि अब ये मान लो तुम्हारे पास, तुम लोग यहाँ पानी आता है ना, आता है कि नहीं आता है, कि निकालते हो कुएं से, आता है ना। तो ऐसी छत पे टंकी होती है, ऐसी तो होती है, और यहाँ नीचे तुम्हारे पास टैप होता है ना। और यहाँ पर तुम आराम से पानी कलेक्ट करते हो। तो पानी जैसे तुम यहाँ टैप खोलते हो फटाक से आने लगता है ना, क्यों आने लगता है, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है ना। कभी तुमने ऐसा किया है क्या कि टंकी लगवा दी बेसमेंट में और यहाँ पे क्या पानी चाहिए, आएगा ऐसे अपने आप आएगा, नहीं आएगा ना, मोटर चाहिए ना, मोटर। क्यों, क्योंकि तब तुम क्या कर रहे हो, पानी को लो से हाई पर ले जा रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है। कहां से कहां पानी का फ्लो पॉसिबल है, हाई से लो, यानी ये क्या है, हाई पोटेंशियल, और ये क्या है, लो पोटेंशियल। तभी कहा कि करंट के फ्लो करने के लिए क्या बात इंपॉर्टेंट है, कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो हाई से लो की तरफ करंट का फ्लो होता है। जैसे बैटरी बनाते हो ना, ऐसी तो बनाते हो। तो ये जो होता है इसको क्या मानते हो, और इसको क्या मानते हो, तो करंट कहां से कहां, सही है, पक्का, समझ में आ रही बात। तो यानी कभी भी करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो पहले ये तो जान लो हाई पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, नहीं समझ में आया, आ गया, पक्का, तो मिटा दूं,
ठीक है, अब हम लोग इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। बेसिक आइडिया हो गया ना कि पोटेंशियल है क्या, क्यों है। अब स्टार्ट करें। ठीक है, ये सब पहले समझ में आती है, यही सब तो समझा है, समझ में आता ही नहीं बच्चों को, वो बैठे रहते हैं डेफिनेशन, तुमने भी बैठी होगी ना, ये सब पता था पोटेंशियल के बारे में। तो अब यानी अब हम लोग बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली पोटेंशियल इज। तो अब देखिए हम लोग जो डिस्कस करेंगे पोटेंशियल के बारे में वो क्या बात है कि पोटेंशियल को थोड़ा सा आपको समझना होगा, मैं इसमें थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। तो पोटेंशियल के लिए कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये, तो कहा जाता है कि इट इज, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझाते हैं इसको। इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, it is the work done in bringing a unit positive charge, ठीक है, from infinity to a point in an electric field। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यही तो बात कही जाती है, यही तो कहा जाता है कि इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने लोग ये बात मानते हैं? यही डेफिनेशन पढ़ के आए ना, यही पढ़ के आए, स्कूल में यही पढ़ लिया होगा आपने, फिर ये भी पढ़ लिया होगा कि वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, ये फॉर्मूला बना दिया होगा, और फिर कहा होगा कि वर्क की यूनिट जूल, इसकी कूलम, इसको हम बोलते हैं वोल्ट, है ना। टॉपिक खत्म स्कूल में, है ना, और टॉपिक यहीं शुरू होता है। ठीक, अब टॉपिक क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादा नहीं शिकायत करूंगा ना फिर साले सा तुम्हारे फोन और नंबर दे दोगे, धमकी दे देंगे हमको। मिटा दूं, नोट कर लीजिए। आप लोग की संडे संडे क्लासेस लगाया करूंगा, टेंशन ना लीजिए, कंप्लीट कर दूंगा कोर्स फिजिक्स का। हो गया। अब आप देखिए इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, नोट तो आपने कर ही लिया, समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दो तीन वर्ड हैं जो आपको समझ में थोड़ा समझने में मुश्किल होगी। पहला तो वर्क डन, वैसे तो इसको पूरी डेफिनेशन ही आपको समझ में नहीं आएगी, है क्या बवाल, है ना, लगता होगा क्या है एकदम भयानक चीज, वर्क डन यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई जाना पहचाना नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हम आपको बताएंगे आप बहुत चीज़ों को जानते हैं, और किन किन चीज़ों को जानते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो जैसे पहली चीज़ जिसकी चर्चा हम करेंगे वो क्या है, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो आप जानते हैं, जैसे भी हम लोग हाइट की बात कर रहे थे, तो वो तो आप जानते ही हैं कि जो ऊंचाई पे होगा वो हाई पोटेंशियल, जो नीचे होगा वो लो पोटेंशियल, तो बस उसी समझिए। ठीक है, तो जैसे मान लो याद है ये क्या है, ठीक है, मानना ही तो है, किसी को भी मान लोगे, है ना, हम कहेंगे देखो हम आते हैं तो भी मान लोगे तुम, मानने में क्या है। ठीक है, चलो, फील्ड अपने को दिखती नहीं है, लेकिन अगर इमेजिन करें तो ऐसे ही तो होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, सब कुछ नीचे, है ना। तो यानी अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऐसा कोई मास लेते हैं और हम क्या देखते हैं, उस मास पे फोर्स कहाँ लगती है, नीचे की तरफ, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, वेट। थोड़ा ध्यान से समझना एक एक चीज, है ना, यही तो होता है। वेट का मतलब क्या, जैसे कि मैं जब कोई मास लूंगा और ये मास है, फील्ड कहाँ है, नीचे की तरफ, तो इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये मास कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, मास कैसा है, नेगेटिव, कौन बोला, तुम। अबे मास कभी नेगेटिव होता ही नहीं, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव चीज पर फील्ड में फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। ज्यादा हो गया, फिर से बोलूं, पॉजिटिव चीज पर फील्ड में फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, बस
बहुत छोटी सी बात तो कह रहा हूँ, जैसे पॉजिटिव मास पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। समझ में आया या नहीं आया? सबको आया? अभी रुक जाइए। ठीक, क्लियर हो गया? यानी अगर मुझे किसी मास को फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है, अगर मुझे किसी मास को फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है तो क्या करना होगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे तुमसे कह दें कि बेटा यहां से ये चीज नीचे फेंक दो, तो सब लोग कहोगे नहीं नहीं लाइए सर हम फेंक दें, लाइए सर हम फेंक दें, लाइए सर हम फेंक दें, है ना? और हम कहते हैं कि जॉन नीचे से 20 किलो का डब्बा उठा लाओ, तो क्या कहोगे? सर इनको भेज दीजिए, सर इनको भेज दीजिए, है ना? क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे फेंकना पॉजिटिव मास, फील्ड लेके चली गई, तुम्हें कुछ करना ही नहीं। लेकिन नीचे से ऊपर लाना है फील्ड के अगेंस्ट, तो वर्क किसे करना है? तुम्हें, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो तुमने तुरंत ही कहा सर इनको भेज दीजिए, इनको भेज दीजिए, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी चीज को फील्ड के अगेंस्ट लेके आते हैं तो वर्क करना पड़ता है। किसी पॉजिटिव चीज को फील्ड के अगेंस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। बात समझ में आई? क्लियर? पक्का? अच्छा, अब वर्क भी डिपेंड करता है कि क्या चीज मंगाई है ना? तुमसे कहूं नीचे से 1 किलो का डब्बा ले आओ और तुमसे कहूं नीचे से 50 किलो का डब्बा ले आओ, दोनों को लाने में वर्क सेम होगा या अलग अलग? अलग अलग होगा ना? सही है कि नहीं? तो वर्क डिपेंड कर रहा है किस पर? कि मास कैसा है, यानी वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पर यूनिट मास। सही है कि नहीं? तो देखो अब तुम ये बात जानते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? पर यूनिट मास पर। यानी इसी चीज को तुम जानते भी हो, बचपन में पढ़ा भी है कि इस पे जो वर्क डन करोगे वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। होगा कि नहीं होगा भाई? जितना ज्यादा, जैसे नीचे से डब्बा उठा के यहाँ ले आए, जो तुमने वर्क किया वो डब्बे की किस फॉर्म में स्टोर है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। समझ में आया कि नहीं आया? तभी ऊपर से कोई चीज हल्के से ड्रॉप कर दो, नीचे वाले का सर खुल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि तुमने तो हल्के से ड्रॉप किया, लेकिन उसमें ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी बहुत स्टोर है। वो कहां से आई थी? जो उसमें वर्क किया गया था उसको फर्स्ट फ्लोर पे लाने पे। तभी तुम क्या करते हो, जब किसी का जितना ज्यादा डैमेज करना होता है उतनी ऊंचाई ले आके छोड़ देते हो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? क्लियर? क्यों? क्योंकि जो तुमने उसमें वर्क किया है वो बेकार नहीं गया है, कहां स्टोर हुआ है? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब ये बात समझ में आनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको मालूम है, क्या होता है? mgh, है ना? और यही क्या है? वर्क डन है। तो जब वर्क डन पर यूनिट मास निकालोगे तो यहां ये किसके बराबर होगा? तो यही तो पोटेंशियल हो गया ग्रेविटेशनल का। ये क्या हुआ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। किसको किसको समझ में नहीं आया? सबको आया ना? कोई ऐसा जिसको बात समझ में नहीं आई हो? बहुत आसानी से बात कर रहा हूं, नहीं आई? क्या बात नहीं समझ में आई? ये समझ में आया था जो ऊपर बोला? तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ये फॉर्मूला पता है तुमको पोटेंशियल एनर्जी का? कोई बात नहीं, तब बाकी लोग को आ गया ना? ये फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ नीचे मास लाओगे तो ये gh बचेगा, तो वर्क डन पर यूनिट मास ही क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। समझ में आया? किसके लिए? ग्रेविटेशन के केस में। समझ में आ गया सबको? ये नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, ये नोट कर लीजिए समझाने के लिए। इतना तो नोट किया ही था, ये अपने समझने के लिए था, ठीक है? अब मैं इसको मिटा दूं, ठीक है? अब देखो, अगर ये बात आप पूरी समझ गए हैं तो जो बात अगली मैं बोलूंगा वो बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लो अब तुमने क्या किया, ये बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाई? यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? अब तुम एक पॉजिटिव चार्ज को उठाते हो, कहां से? इन्फिनिटी से। अब इन्फिनिटी का ये मत समझ जाना कि सूरज पे लेके पहुंच जाऊंगा, है ना? चंद्रयान के साथ गए, मार्स पे लैंड हो गए, चांद पे लैंड हो गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? इन्फिनिटी का सिंपल सा मतलब ऐसा पॉइंट जो फील्ड के बाहर हो, ठीक है? जैसे इस क्लास के बाहर हमारे लिए क्या है? इन्फिनिटी। हमें क्या मतलब है? मतलब नहीं मतलब है? घर वालों से मतलब नहीं है अभी? हाँ है, तब ठीक है। ये मत क्या नाम पूछने घर वाले कहाँ रहते, तो इन्फिनिटी पे, है ना? क्लास के बाद सब इन्फिनिटी आपने कहा था, ठीक है? इधर आ जाइए। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। अब आप इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी जब भी बोलूंगा मतलब फील्ड के बाहर, ठीक है? तो फील्ड के बाहर से जब आप कोई पॉइंट उठाओगे और फील्ड में लाने की कोशिश करोगे तो यहां तक के तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे तुम फील्ड में अंदर एंटर किए, ठीक है, तो ये बताओ
इसकी नेचुरल टेंडेंसी तो इधर जाने की है फील्ड की डायरेक्शन में, और तुम कहाँ लेके जा रहे हो, फील्ड के अपोजिट, तो वर्क करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना, और जितना ज्यादा चार्ज लाओगे उतना ज्यादा वर्क करोगे, बस वही डेफिनेशन है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव, यानी एक यूनिट मास को लाने में जो लगे, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए, याद होगी डेफिनेशन, समझ में भी आ गई, फटाक से नोट भी कर लीजिए, फिर नोट तो कर ही लिया है, ये डायग्राम बना लीजिएगा। अब समझ में आया सबको, बिल्कुल बढ़िया से, हाँ। जितने जानने पहचानने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वाली वीडियो, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की भेज दीजिएगा उनको, है ना। यूट्यूब पे तो खैर पढ़ी जाएगी, शेयर कर दीजिएगा, ये पार्ट एडिट करवा दूंगा मैं। वैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बहुत ढंग से पढ़ा दिया आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी कि नहीं, मिटा दूँ, मैं भी सोचा था कि लाओ पढ़ा ही डालूँ आज। चलिए आगे बढ़े, तो पोटेंशियल तो आप समझ गए, अब एक चीज और समझनी है, क्या, अब समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कुछ नया नहीं है, बिल्कुल इजी है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इजी। अब ये क्या कहता है, जैसे ये फील्ड है, अब तुम ऑलरेडी चार्ज को उठाकर यहाँ पॉइंट ए पे ला चुके हो, है ना, अब पॉइंट ए से कहाँ लेके जाओगे, बी पर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो जब एक पॉइंट से ही दूसरे पॉइंट पर फील्ड में ले जाओ, तो जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गई। तो यानी अब ये क्या है, अच्छा पहले ये बताओ, पोटेंशियल ए पे ज्यादा हो गया या बी पर, बी पर, बिल्कुल सही बात, ये नीट में क्वेश्चन आया 2013 में, ठीक है, वैसे बना दिया, कई पॉइंट लिख दिया कि बताओ पोटेंशियल कहाँ ज्यादा है, तो आप कहाँ समझोगे, पोटेंशियल वहीं उतना ज्यादा होगा जितना जो चीज फील्ड के डायरेक्शन से दूर होगी। जैसे ये फील्ड अपनी नीचे थी, एक चीज यहां रखें, एक चीज यहां रखें, है ना, हाइट वाइज, तो पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा, ज्यादा ऊंचाई पे जो है, यानी फील्ड के जितना अगेंस्ट चलोगे पोटेंशियल उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी यहां पर ए पोटेंशियल ज्यादा या बी, बी, ठीक है। अब ये बताओ सी, ए और सी का पोटेंशियल सेम, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल का मतलब जैसे मेरा हाथ है एक लेवल पे तो है, एक चौक मैं यहां रख दूं, है ना, और दूसरा, ठीक है, एक चौक मैं यहां रखूं और दूसरी चौक में यहां रखूं, दोनों का लेवल क्या है, तो दोनों क्या कहलाएंगी, इक्वी पोटेंशियल। क्या कहलाएंगी, समझ में आ गई है बात कि नहीं। तो ए और सी क्या है, इक्वी पोटेंशियल, बी क्या है, हाइयर पोटेंशियल, डी क्या है, हाईएस्ट पोटेंशियल, ए क्या है, ए एंड सी आर लीस्ट पोटेंशियल, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा 11 12 के लिए बता दिया। तो देखिए ये क्या होता है, वीबी माइनस वीए, यही तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब मैंने पोटेंशियल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस लिया, वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब एक और चीज देख लीजिए, अगर मैं इसी को चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्यू। इसी तरह से वर्क डन कितना होगा, क्यू बाई डेल्टा वी। नोट कर लीजिए फटाक से सारे फॉर्मूले, ठीक है, नोट कीजिए। समझ में आया पक्का, तो नोट भी कर लीजिए। हो गया, चलिए ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डेफिनेशन नहीं लिखवाई ना मैंने, तो देखिए जो डेफिनेशन आपने लिखी बस वही डेफिनेशन है ये भी, कि हाँ बस ये लिख देना है कि इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सब कुछ देखिए सेम है, from one point to another in an electric field।
नोट कर लीजिए। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया? तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या बात होनी है? अरे रुक जाइए, सवाल वाल नहीं लगाएंगे क्या? ठीक है, चलिए क्वेश्चन। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 5 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी having potential 10 volt and 15 volt respectively। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या? फाइंड द वर्क डन, ठीक है, जरा बताइए सोच के, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलिए फिर कहिए। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए इधर ध्यान से। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर किसी ने सही निकाला। क्या नाम है आपका? मोहसिन, वेरी गुड। देखिए इधर ध्यान से, आंसर विल बी 25 कूलम ओनली। देखिए कैसे। देखिए आपको उसने कहा कि पोटेंशियल ए का कितना है 10 वोल्ट, बी का कितना है 15 वोल्ट, क्यू कितना है 5 कूलम। तो अभी आपने पढ़ा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाई क्यू इज इक्वल टू वी बी माइनस, तो वर्क डन क्या होगा क्यू वी बी माइनस, तो वी बी माइनस वी ए कितना है 5, चार्ज भी कितना, तो वर्क डन कितना 25 जूल। नोट कीजिए फटाक से, समझ में आया? क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। आसान नहीं था? बिल्कुल आसान था, मुश्किल अब होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इफ वर्क डन in moving 2 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, if work done in moving 2 कूलम ऑफ चार्ज from point A to B is 12 joule and
पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज 3 वोल्ट, फुल स्टॉप। फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। समझ में आया? क्या कह रहा है कि वर्क डन इन मूविंग 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज 12 जूल एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी एंड पॉइंट ए इज 3 वोल्ट, फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। क्वेश्चन समझ में आया? कर दीजिए फटाक से। हम्म 18। देखिए इधर, बहुत आसान था ये। देखिए इधर थोड़ा सा बस क्वेश्चन पलटा मैंने, आप लोग लुढ़क गए, है ना? अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, वर्क डन कितना है 12 जूल, चार्ज कितना है 2 कूलम। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने भी पढ़ाया था, W इज इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो आपको ये पता है कि W अपॉन क्यू कितना है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। ये वर्क डन कितना था 12 और ये कितना था 2, सही है। और ये कितना है वी बी माइनस वी ए, ये कितना हुआ 6। ठीक है, दिस इज 6। तो अब आपको पता क्या चला, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 6 और वी ए हमको पता ऑलरेडी कितना है 3 इज इक्वल टू 6, तो वी बी इज इक्वल टू कितना होगा 9। बहुत आसान नहीं था? इजी क्वेश्चन नहीं था ये? तो चलिए ठीक है, पोटेंशियल के बारे में बेसिक बेसिक बातें हो गई। जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो क्या है, ओम्स लॉ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है, हमने पहली बार सुना तो बड़ा आध्यात्मिक लगा था। चलिए ओम्स लॉ, तो व्हाट इज ओम्स लॉ? V इज प्रोपोर्शनल टू I, सही है बिल्कुल। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, जैसे भी मैं आपको बता रहा था, आप समझिए। यही तो है, समझ में आ गया कि नहीं? तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पानी का फ्लो उतना तेज होगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अभी यही चीज मान लो सेम सेटअप है, सेटअप में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या बात इंपॉर्टेंट है, सेटअप में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सेटअप में बदलाव कर दोगे तब तो फर्क पड़ जाएगा ना। अब जैसे मान लो ये है सिचुएशन, तो क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो पानी किसमें तेज आएगा, इसमें। ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम है। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर है? लेकिन अब मान लो कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा भी हो, लेकिन बीच में तुम एक वॉल्व लगा दो। वॉल्व मतलब पानी को रोकने का इंतजाम, सबके घर में होती होगी, देखो एक वॉल्व, पानी रुक जाता है पूरे घर का ना। तो ये वॉल्व अगर तुमने यहाँ पे लगा दी, तो अब क्या हुआ कि भले इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो, लेकिन पानी फ्लो नहीं करेगा, इसमें करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने कंडीशन सेम नहीं रखी। समझ में आया? तो यही चीज ओम्स लॉ कहता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि जो बह रहा है इसमें वो है पानी,
जो कंडक्टर में बहेगा वो कौन? करंट। पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो ये कहता है V इज प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन कब? कीपिंग ऑल द फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट। सही है, कोई खेल ना करो। कीपिंग ऑल द फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट, ठीक है। जैसे अब मान लो तुम कहो कि मैंने BMW से जीत गया था रेस में मैं, है ना, तो क्या होगा? कोई मानेगा नहीं ना, लेकिन तुम जीत सकते हो। बताओ कैसे? हाँ, तुम BMW से रेस में जीत गए थे पैरों से दौड़कर, तुमने किसी को बताया, तो क्या होगा? वो हंसेगा। लेकिन तुम कहो कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, तो पूछेगा कैसे? कहना BMW रुकी हुई थी। तो तुमने क्या किया? ये कंडीशन बदल दी। समझ में आया? मैं BMW से रेस में जीत गया, लेकिन BMW स्टार्ट नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ कि तुम अगर सेम कंडीशन की बात करते तो उससे ना जीत पाते, है ना। लेकिन कब तुम जीत गए? जब BMW की कंडीशन तुमने अलग कर दी। समझ में आया कि नहीं आया? वो दौड़ ही नहीं पाई और तुम घर पहुंच गए। तुमने कहा देखा मैं BMW से तेज आ गया घर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकल कंडीशन का सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन कब? जब सारी फिजिकल कंडीशंस क्या हो? कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ पर V इज प्रोपोर्शनल टू I नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये बीच में क्या लगा दी? वॉल। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होने के बावजूद यहाँ पानी नहीं आ रहा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम होने के बावजूद आ रहा है। लेकिन अगर फिजिकल कंडीशन सेम कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें पानी का फ्लो तेज और इसमें स्लो। समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म हो गई बात? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। तो अब जब हम लोग ये बात कर ले रहे हैं तो मैं यहां से रेस कर रहा हूं। अब ओम्स लॉ आपको एकदम आसानी समझ में आएगा। मिटा दूं ये एग्जांपल बना लीजिएगा लेकिन, ठीक है। चलिए, तो अब जो बात मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं वो भी समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। अब मैं ये आपसे कह रहा हूं कि अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी कंडक्टर ऐसी करंट नहीं कंडक्ट करता, उसमें हमें क्या लगाना पड़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ठीक है, ये क्या है? V, तो यहां क्या फ्लो करेगा? करंट। तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? I। लेकिन कब? जब सारी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो। तो सारी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखने से क्या चीज कांस्टेंट हुई? R। तो क्या हो जाएगा ये? तो यानी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखना यानी R कांस्टेंट रखना, ठीक है। तो वैल्यू क्या आई? V इज इक्वल टू आई आर। यही तो ओम्स लॉ है, ठीक। अब इसी को वर्ड्स में लिख लोगे, है ना। वर्ड्स में क्या लिखाते हैं ओम्स लॉ को? लिखाते हैं इट स्टेट्स दैट कीपिंग all the physical conditions of a conductor, keeping all the physical conditions of a conductor constant, सही है, current flowing through the conductor current flowing through the conductor current flowing through the conductor is directly proportional to ठीक है, ये सब तो आप जान ही चुके हैं, मिटाई दे रहा हूं, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across its end, ठीक है, नोट कीजिए।
सही है ना, समझ गए? ये ये डायरेक्टली नहीं अच्छे से देखा तो लिख दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। कंप्लीट हो गया? तो ओम्स लॉ की बेसिक बात समझ में आ गई सबको? आ गई ओम्स लॉ? याद तो बैठे बैठेंगे तो नहीं घर जाकर, समझ में आ गया ना जो बोलो? हाँ, बैठना अटना नहीं है फिजिक्स में, समझना है, मतलब याद भी करना है लेकिन समझ के। हाँ ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट जो बात हम लोग करने वाले हैं वो क्या है? नेक्स्ट इज ओम्स लॉ के बारे में भी और बात होनी है, ठीक है? जैसे अब हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ हम लोग ने एक चीज पढ़ ली, क्या पढ़ ली? कि V इज इक्वल टू आई आर, जिसमें R क्या था? कांस्टेंट था। हाँ, R रेजिस्टेंस है तो सही है, R कांस्टेंट रहता है एंड R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस एंड R रिमेन्स कांस्टेंट एज वेल। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं यहां से देखूं तो R इज इक्वल टू, जैसे हम लोग ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू क्या होगा? V बाई आई। सही है। अब आपने ग्राफ पढ़े होंगे कभी ना कभी जिंदगी में, पढ़े? तो आप जानते हैं कि अगर कोई चीज V अपॉन आई है ना, किससे मिलती है? डिवीजन से। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, है ना, और इधर लूं V और इधर लूं I, तो कंफर्म है कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, है ना, जो स्लोप होगा वो क्या देगा? स्लोप क्या देगा? V अपॉन आई, है ना, और वो किसके बराबर है? R के। समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी स्लोप ऑफ Vi ग्राफ विल गिव अस रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ Vi ग्राफ विल गिव अस रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस जो है, अगर स्लोप कांस्टेंट है, जैसे आप देखिए यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है कि नहीं? अबे कांस्टेंट है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो यानी स्लोप क्या है? कांस्टेंट। यानी जब भी Vi का एक स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या कहा जाएगा? स्लोप इज कांस्टेंट, एंड स्लोप कांस्टेंट यानी स्लोप कांस्टेंट यानी R कांस्टेंट। सही है। तो यानी ऐसा जब R कांस्टेंट, तो ये किसका ग्राफ होगा? ओमिक कंडक्टर का। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया? ये कैसा कंडक्टर है? ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्यों? क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये ओमिक कंडक्टर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका Vi कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। बात समझ में नहीं आई? नहीं आई? ये कह रहा हूं स्लोप क्या है? V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। स्लोप जानते हो क्या होता है? पहले ये बताओ। नहीं पता है ना, यही तो मैं बता रहा हूं तुमको, दिक्कत कहीं और है, समाधान तुम कहीं और ढूंढ रहे हो। स्लोप अगर ऐसे समझो कि स्लोप क्या होता है, चढ़ान ढलान देसी भाषा में, तो इसमें देखो स्लोप सेम है कि नहीं है, क्योंकि एंगल बदल रहा है क्या, तो स्लोप इसका क्या है? कांस्टेंट है। तो स्लोप कांस्टेंट है, इसीलिए V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। तो आर भी क्या है? बात करो, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो अगर R कांस्टेंट है तो R कांस्टेंट होना किसके लिए जरूरी था? ओम्स लॉ को फॉलो करने के लिए। और जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा वो कैसा कंडक्टर? समझ में आया? ठीक है। अब नॉन ओमिक कंडक्टर की बात करूं तो, अब जैसे आपको कोई ग्राफ दे दे, क्या पहचानो कौन सा ओमिक कंडक्टर है कौन सा नॉन ओमिक। अब जैसे ये कर्व देखो, ये भी Vi कर्व है, ऐसा निकल गया, तो इसमें स्लोप कांस्टेंट है क्या? नहीं। देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले यहाँ एंगल कम है, यहाँ एंगल बढ़ गया, यहाँ एंगल और बढ़ गया, तो स्लोप इज
नॉट कांस्टेंट। अब स्लोप कांस्टेंट नहीं तो आर इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, और आर इज नॉट कांस्टेंट तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर। समझ गए? तो ये हो गया नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर। समझ गए? तो ये नॉन ओमिक और ये ओमिक। क्लियर हो गई बात? नोट कीजिए। बोर हो गए आप लोग पढ़ पढ़ के? कितने लोग बोर हो गए? बहुत ज्यादा? झूठ बोले हो ना? बोर हो गए ना? बहुत बहुत बोर हो गए ना? बहुत लंबी क्लास चली गई। बंद कर लो बस। एक तो लगातार पढ़ाई पढ़ाई हुई है बिना रुके ना, इतनी हैबिट तो होगी नहीं। वही कह रहा हूँ ना, बस हो गया 1.5 घंटा 2 घंटा, हैबिट खत्म। अब ये तुम्हारी उससे बाहर जाएगा ना। हाँ, बियरिंग बियरिंग कैपेसिटी के बाहर चला गया ना। अब इससे ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो तुम्हें करंट लग जाएगा। मेरी तो खैर आदत है 6-7 घंटा पढ़ाने की, लेकिन आपकी, आप जैसे घर से आए थे वैसे ही घर पहुंचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप उतना ही काम करें जितना आप कर सकते हैं, है ना? मतलब नकल न्यूज़ आ जाएगी। फिजिक्स में करंट पढ़ते पढ़ते 10 लोगों को लगा करंट, 4 की हालत गंभीर। बता दूं? ठीक समझ में आया जो पढ़ाया? मैंने आज कोशिश ये की क्योंकि मेरे पास क्लासेस आपकी बहुत ज़्यादा होंगी नहीं, आप भी जानती हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने के चक्कर में हंसी मजाक कर नहीं पाया, वरना बहुत आराम से मज़े मज़े से पढ़ाता हूँ। वैसे पढ़ाया मैंने मज़े ही मज़े में ही है। ठीक है, कुछ ज़्यादा खींचा वीचा नहीं है, बहुत स्पीड में भी पढ़ाता हूँ। लेकिन स्पीड आज इसलिए नहीं रखी क्योंकि मेरी आपसे पहली मुलाकात है, दूसरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो जो सामने लोग होते हैं उनको तो मैं बहुत स्पीड में पढ़ा देता हूँ, लेकिन ये लोग जो लेक्चर वाले वीडियो में जाएगा तो आराम आराम से चलना है। मिटा दो, वरना तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी 2 घंटे काम है। चलिए सेवाएं समाप्त करते हैं। नहीं, एक आध एग्जांपल ले लेते हैं ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर के। पहले ओमिक कंडक्टर के कुछ एग्जांपल देख लीजिए और नॉन ओमिक के भी कुछ एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, जैसे ओमिक कंडक्टर में मोस्टली जो मेटल्स हैं वो ओमिक कंडक्टर ही हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, समझ लीजिएगा, नॉट ऑल, है ना? आप एग्जांपल स्पेसिफिक वाले याद कर लीजिएगा। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ओमिक कंडक्टर। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। नॉन ओमिक कंडक्टर की बात करोगे तो नॉन ओमिक में सबसे बढ़िया तो एक वाला ग्रुप आ गया पूरा। कौन सा वाला? सेमी कंडक्टर वाला। जानते हैं सेमी कंडक्टर यानी ग्रुप नंबर 4, जैसे कि सिलिकॉन, जैसे कि जर्मेनियम, है ना? और जैसे कि आप जानते हैं अलॉयज जो होते हैं, है ना? अलॉयज में जैसे कि, अलॉयज में कोई एग्जांपल बताइए, कोई अलॉय जानते हैं आप? हाँ, अलॉयज भी जानते हैं? कोई अलॉय का नाम जानते हैं? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। ठीक है, और भी इस तरह के जो वो होते हैं सब किस में आ जाते हैं? नॉन ओमिक में। ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जाम्पल भी हो गए, बाकी बहुत स्पेसिफिकली अपनी बुक से देख लीजिएगा। अब अगला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, और मुझे उम्मीद है वो अगले टर्म से ही करेंगे, उसके बाद कोई दस्ता भी तो नहीं है। रेजिस्टेंस पढ़ाना है, फिर इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी पढ़ाना है, खत्म। तो अगले लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। पढ़ा दो तो 1-1.5 घंटा आज ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा मैं करूँगा नहीं, है ना? ऐसा करना आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। चलिए आगे क्या बताना है, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।